सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओं, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने। दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं। कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था? आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहाँ मैं रहता था, कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था। लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के ज़माने से कॉलेज में जितने प्लेस किए हैं, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है। आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े। जी। तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है? जी हाँ, बिकॉज़ थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहाँ ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, न किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है और रोल मांगने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं। और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के ज़माने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा। और ऐसी कहानियाँ सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ। ये जर्नी जिसके बीचों बीच में हूँ इस वक्त। और
उसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी-कभी मैं थिएटर भी करूँ जो मेरे रूट्स हैं। टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा। अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है। अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त। वो मेरी कमजोरी है, और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतज़ार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे, और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं। अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है? हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज़्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है। ऐसा क्यों है? ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेस हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेस कह सकते हैं आप। ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज़्यादातर बादल सरकार के प्लेस थे, विजय तेंदुलकर के प्लेस थे, आर्थर मिलर के अडैप्टेड प्लेस थे, शेक्सपियर के प्लेस थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेस लिखते हैं। तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें। बाकी सब अडैप्टेड प्लेस हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेस का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेस नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेस हैं और गुजराती प्ले जो रीजनल थिएटर है, वो ज़्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेस से ही अडेप्टेशंस हैं। अगर आप उसमें झांक के देखें तो कि ओरिजिनल कहाँ से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेस हैं, जो इंग्लिश प्लेस यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं। वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेस ज़्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है। जैसे बम्बई में पृथ्वी और एनसीपीए है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहाँ 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी। पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं। भाईदास में ले गए, और वहाँ सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से, और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने। तुम पुकार लो, होठ पे लिए हुए
की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है? पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी। क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है। चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में, और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहाँ, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा, ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया। और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर। और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल ख़त्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स बार बार नहीं आते, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते। क्योंकि पूर्णैया जो है, शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के ज़माने में और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशन्स के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफ़ी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखें कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम
ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे? कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा? तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें। पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंसेस का, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं। और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविज़न सीरियल के साथ-साथ फ़िल्मों में भी काम किया। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा। जी। तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है, काम करने के तरीके में? हाँ, अंतर मैं कहूँगा, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है। टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है। अच्छा, और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है। बहुत खूबसूरत बात है। फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की। जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं। तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है। अच्छा। आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से। लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है। फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी-अच्छी फिल्में की हैं। लेकिन आगे चलकर बहुत या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज़्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मनमाफ़िक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं? या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की नहीं, मैं थोड़ी ही फिल्में करूँगा? क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूँ शायद मुझे नहीं मिले। जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूँ उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहाँ एक छोटे से रोल में ले लो, वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की है। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। हाँ। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मज़ा भी आए। तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा। वो विलेन का रोल करते हुए आपको मज़ा आया होगा?
या आपको लगा रहे मैं कहाँ फंस गया? नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो हाँ। उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ अगर मैं ये बात कह सकता हूँ। लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड हाँ। में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ। हाँ, हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन। वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता था। वाह, बहुत खूबसूरत गीत है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पलके नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से। हाय करें अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। आनंद जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है,
लिखते हैं, वो राइटर मानिए, तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं ज़रूर एक्टिंग करना चाहूँगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ। अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं कहा था, आपको याद है? जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफ़िल्म मैंने बनाई थी, जिसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफ़ी हंगामा हो रहा था और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फ़िल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने लिखी थी और उस वक़्त हम दिल्ली में थे और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं हैं। हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज़्यादा दम है। और मैंने कहा राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था और इस वक्त पंजाब इज़ एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफ़ी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब मुंबई में हैं हम। अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं? खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता बाजपेयी की ये बातचीत। आप यहाँ इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं वहाँ तक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि आप मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज़ बनाऊं जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरे टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाऊं जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहाँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट
ये लोग बनाते थे। ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। जी, कौन-सी सीरियल थी जिससे आपको लगा कि आपने सभी चीज़ों को एक समान रूप से अहमियत दी है? एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था। जी। घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है, वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, हुँ। उस पर हमने बनाई थी सीरियल और इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट थे, कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। हुँ। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मज़ा आया और वहाँ मुझे लगा कि मैं वाक़ई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं, इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मज़ा आया और भी काफ़ी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मज़ा आया वो दूसरों में नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना। ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे, हुँ, हुँ। हेमंता का गाया हुआ। वाह! नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू मानना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो। आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले
गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक़्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नज़र आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन कि आपने ये ऑपोज़िट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल अभी हाल-फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है। जी हाँ। पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है, वो हँसता ज़्यादा है। वो ज़्यादा मज़ाक करता है वो आदमी। शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है, वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फ़िल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं, सीरियस होते थे। वो ट्रेजिक थे, वो सारे कैरेक्टर्स। वहाँ के जो कैरेक्टर्स थे, उसने आपको सबसे ज़्यादा हँसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी रही, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले, तो आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज़्यादा आसान लगेगी? नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं। उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हँसते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हँसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफ़ा हो, दूसरों के लिए लतीफ़ा होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब आप रोते हैं, तो सब रोते हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको डायरेक्शन ज़्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग? आराम से जाएँ सेट पर मेकअप लगाएँ और शुरू हो जाएँ एक्टिंग करना बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। ज़िम्मेदारी बोझ पर सिर डायरेक्शन पर के बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएँ, अपने लाइन्स बोले और घर जाएँ। आपको ये फ़िक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फ़िल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज़ होंगे, क्या होगा इसका? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है। अच्छा ये बताइए कि फ़िल्मों में फ़िल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है। ऐसा क्यों है? नहीं, जितना महत्व हम फ़िल्मों में संगीत को देते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही है। तो वो ज़्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं ये। हुँ, हुँ। जितना महत्व देना है वो फ़िल्म में हमको दिखाई देता है, फ़िल्म में मज़ा आता है और जहाँ हमको 1 गाना होता है वहाँ 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविज़न पे क्यों करें? टेलीविज़न को फ़िल्म क्यों बनाएँ हम? जी। इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएँगे आप, टेलीविज़न बंद कर देंगे। इसीलिए क्या टेलीविज़न के सिर्फ़ टाइटल सॉन्ग पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ? जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है और जिस तरह से फ़ॉर्मूला फ़िल्म्स में है, वो फ़ॉर्मूला हम टेलीविज़न में नहीं रखते हैं। टेलीविज़न में कहानियाँ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो-हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविज़न का फ़ॉर्मेट ही अलग है और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविज़न को फ़िल्म की तरह ना करें, टेलीविज़न को टेलीविज़न की तरह करें। अच्छा आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है जिससे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे। एक ज़माना था जब हमारे पास सिर्फ़ दूरदर्शन था और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फ़ायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया, वो लोगों ने देखा और हमें फ़ीडबैक मिला। अब इस वक़्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ़ अब हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फ़ीडबैक मिलेगा, अच्छा-बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक़्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ नहीं बनाएँगे, तो ऑडियंस उस चीज़ को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। जो अगर आपका 19 भी हो, तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक़्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है
और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा-सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। अभी-अभी हम हँसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हँसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में, दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, किसकी ये आहटें, ये कौन मुस्कुराया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने। आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए। जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार जब थिएटर के बाद फिल्में आई, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया
तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। जी। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा। नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकरा तो नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे। बिल्कुल। इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं। ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है। ओह अच्छा। बहुत खूबसूरत। ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आनंद जी,
हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आप हमें हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के मतलब आप रहने वाले हैं, जी। तो ज़ाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे। लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, हाँ। कितनी कितनी गलतियाँ आपको मिलेंगी वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है। जी। मैं बम्बई में रह के हिंदी थिएटर किया और जब स्कूल में जब हमारे 3rd स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। हुँ, हुँ। ऐसे नहीं कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। हुँ, हुँ। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और हिंदी थिएटर की वजह से और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक-ठाक है। अच्छा, जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं हैं, आप क्या करते हैं? हाँ, संगीत में रुचि है? रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फ़िल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फ़ील्ड है तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फ़िल्में देखना और सिर्फ़ हिंदी और इंग्लिश फ़िल्में नहीं दुनिया की सारी फ़िल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फ़िल्में देखता हूँ, पोलिश फ़िल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फ़िल्में देखता हूँ, हंगेरियन फ़िल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फ़िल्में हैं, वो ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फ़िल्म्स जो हैं, वो एक फ़ॉर्मूला ओरिएंटेड फ़िल्म्स हैं। लेकिन जो सही फ़िल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फ़िल्म जो कहते हैं हम, वो फ़िल्म बहुत सच है उन फ़िल्मों में। तो फ़िल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है, हुँ, हुँ। पेड़-पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है। तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है। अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे? किस तरह की फ़िल्में या टेलीविज़न सीरियल बनाना चाहेंगे? ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो बिल्कुल। सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फ़ीचर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ हुँ, हुँ। और ऐसी फ़िल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे। जो लोग कहें कि या वाह! क्या मज़ा आया या तो ये कहें कि वाक़ई दिल को छू गए। तो ऐसी फ़िल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फ़िल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूँगा कि एक कुछ ऐसी फ़िल्में बनाएँ जो बहुत ही यादगार रहे। आनंद जी, हम चाहेंगे हम सिर्फ़ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फ़िल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुँचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज़ में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ और चलते-चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज़ में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए। अब ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूँ। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूँ। उनके ख़याल आए तो आकर चले गए, उनके ख़याल आए तो आकर चले गए, दीवाना ज़िंदगी को बनाकर चले गए, उनके ख़याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, बेताब
को और बढ़ाते चले गए उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा। वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी। मस्ती भरी नजर से पिलाते चले गए उनके ख्याल। आए तो आते चले गए दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए उनके ख्याल। बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।